हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो कोई भी टॉपिक का रिलेटेड मिस ना हो। तो हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम अपना आ गए ह्यूमन फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर, डेट इज योर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। सिंपल सा बोलो तो एक्सक्रीशन, ठीक है। सो इससे पहले ऑलरेडी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड बॉडी फ्लूइड कर दिया है, ठीक है। अभी अगला चैप्टर है ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन। सो जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में दो प्रकार के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ समझने के लिए कलरफुल पीडीएफ और शॉर्टकट क्विक रिवीजन के लिए मेरा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। सो वही है, वहाँ से मैं समझाऊँ, वहाँ में मैं क्विक में सारा चीज़ समझाऊँगा, यहाँ मैं आपको लैंग्वेज में बता दूंगा। बिकॉज समझना ज़रूरी है, थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ लोगे, ऐसे तरीके से समझना ज़रूरी है कि दिमाग में भी रहे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? तो भैया एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन मतलब इलिमिनेशन ऑफ योर मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। इलिमिनेशन ऑफ योर वेस्ट, एक्चुअली मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं, इलिमिनेशन ऑफ योर वेस्ट। ये वेस्ट आपका दो प्रकार का हो सकता है, ये तो हो सकता है मेटाबॉलिक या फिर ये हो सकता है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट में आपका आ जाएगा अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब आपके सेल्स में जब रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट लाइक ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है आपका CO2 H2O प्लस आपका ATP। सो ये जो CO2 है, ये वेस्ट आपका तो लंग से रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, ये हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट। बिकॉज एमोनिया का स्ट्रक्चर क्या है आपका NH3, यूरिया का आपका हो गया NH2 CO NH2, तो नाइट्रोजन है भाई, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रहे हैं। और यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सॉरी, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ दूसरा कलर से। यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसा होता है, प्यूरिन की तरह। और ये प्यूरिन का डिग्रेडेशन, डेट इज न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन से ही बनता है आपका ये यूरिक एसिड। तो यहाँ भी नाइट्रोजन होता है, यहाँ में नाइट्रोजन होता है 1 और 3 पोजीशन में, बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जाके देखिए वीडियो सर्च करके मेरा। तो और ये जो है यहाँ में देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन है और आपका यूरिया में भी नाइट्रोजन है। सो अमोनिया यूरिया का जो भी सोर्स है वो आपका प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं और अमाइनो एसिड में आपका अमाइनो ग्रुप होता है। सो ये तो आपका या तो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट, कुछ भी चीज़ का एक्सेस इंटेक कर लेने से हो जाता है, ठीक है। तो इसको बॉडी हम लोग का या तो पार्शियली या कम्प्लीटली रिमूव करता है। पार्शियली क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ अमाउंट का यूरिया जो होता है आपका किडनी में रह जाता है, ताकि ऑस्मोलिटी मेंटेन रहे। ये थोड़ा देर में सब पता चल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। सो ये एक बस एक इंट्रोडक्शन है। और इसमें से आउट ऑफ दिस अमोनिया जो है ये सबसे टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक है अमोनिया। और इसको रिलीज करने के लिए बहुत अमाउंट का वाटर चाहिए होता है। सो ये मोस्ट कॉमन है आपका उसी में, डेट इज वाटर में रहने वाला ऑर्गेनिज्म के लिए। फिर टेरेस्ट्रियल में रहने वाले का एडेप्टेशन आ गया यूरिया, जिसको लेस वाटर से सीक्रेट करना पड़ेगा, एक्सक्रीट करना पड़ेगा। एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। सो काफ़ी इंफॉर्मेशन इसी स्लाइड में मैंने आपको दे दिया। सो लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ एक्सक्रीशन यहाँ बोल के रखा है, देखिए जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करेगा उसको आप बोलोगे एमोनोटेलिज्म। देखो एमोनो आ रहा है अमोनिया, जो यूरिया रिलीज करेगा उसे यूरियोटेलिज्म बाय यूरियोटेलिक एनिमल। और जो यूरिक एसिड रिलीज करेगा, देखो यूरिक आ रहा है, तो उसे बोलोगे यूरिकोटेलिज्म या फिर यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग अभी देखेंगे हम। सो आज है अपना धमाधूम रिवीजन पार्ट में, डेट इज मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का एलिमिनेशन को ही आप बोलते हो एक्सक्रीशन। ऑलरेडी हमने देख लिया। मेटाबॉलिक वेस्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट आपका मेनली होता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। मोस्ट टॉक्सिक है अमोनिया, ठीक है, एंड लिस्ट टॉक्सिक है आपका यूरिक एसिड। आयोन्स भी कुछ आपका जो है इलिमिनेट होते हैं। थ्रोसॉइड ग्लैंड्स हम देखेंगे उसको भी। नाउ जैसे कि मैंने बोला अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, तो इसको आपका एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सारा पानी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। सो ये जो एनिमल एक्वाटिक है उन्हीं में कॉमन है, लाइक एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स एंड बोनी फिशेस। एग्जाम्पल याद रखिएगा, इन तीनों में ये कॉमन है। और जो एनिमल अमोनिया रिलीज करता है उसे आप बोलते हैं एमोनोटेलिक, ठीक है। बोनी फिशेस आपका एमोनिया करता है, ठीक है। और मेराइन फिशेस, एम आ रहा है ना मेराइन, तो मेराइन से एम से याद रखना मेमल। मेमल क्या रिलीज करता है? यूरिया। तो मेराइन फिशेस आपका यूरिया रिलीज करता है, याद रखना। कुछ को ट्रिक इस्तेमाल करना ही पड़ता है, वरना दिमाग में रहेगा नहीं, ठीक है। सो हमारा बॉडी क्या रिलीज करता है? यूरिया।
अब ये यूरिया बनता कहाँ से, तो यूरिया आपका जो है एमोनिया से ही बनता है हमारे बॉडी में। ये हमारा एडाप्टेशन है, बिकॉज हम उतना वाटर एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। पानी में तो एक्वाटिक है भाई, पानी ही आराम से सिंपल डिफ्यूजन से वहाँ एक्सक्रीट हो जाता है, बट हम उतना वाटर एक्सक्रीट नहीं कर सकते। हम टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन है हमारा इवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। तो ये एमोनिया जो हमारे बॉडी में रहता है वो लीवर में आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है इन ए लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म बाय ए साइकिल नोन एज ऑर्निथिन साइकिल। इस ऑर्निथिन साइकिल को हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। अभी समझिए बस, एमोनिया हमारे बॉडी में लीवर के मदद से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म में, जो कि आपका फिर ब्लड में रिलीज हो जाएगा। ब्लड के थ्रू से वो फिल्टर किडनी में जाकर फिल्टर हो जाएगा और किडनी से वो फाइनली एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। सो जो ऑर्गेनिज्म आपका यूरिया रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। कौन कौन, तो देखिए मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, वहाँ था एक्वाटिक एम्फीबियंस एमोनिया, मेराइन फिशेस, एन से याद रखना आपको मेमल्स है ऐसा रिलेट करके, बोनी फिशेस एमोनिया था, ठीक है। और सम अमाउंट ऑफ यूरिया आपका मैट्रिक्स में जो है किडनी का वहाँ रह जाता है ताकि आपका ऑस्मोलिटी मेंटेन हो, जो वॉल्यूम है पीएच एंड बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे, इसलिए यूरिया कुछ अमाउंट का रह जाता है, पार्शियली एक्सक्रीट होता है। एंड जो ऑर्गेनिज्म आपका यूरिक एसिड आपका रिलीज करता है उसे आप क्या बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। ये आपका सिंस ये लीस्ट टॉक्सिक है तो इसके लिए उतना वाटर का जरूरत नहीं होता, ठीक है। ये पेस्ट की फॉर्म में, चिड़िया हकते हैं तो देखिए ना पेस्ट की फॉर्म में हकते हैं, वो टट्टी करते हैं, ठीक है। सो दे आर इन दी पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में रिलीज होते हैं विथ मिनिमम वाटर लॉस। किस में कॉमन है, तो ये रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट में कॉमन है, ठीक है। तो इसको आप आराम से जैसे भी ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि बिलर, ठीक है, बिलर डेट इज बर्ड, इंसेक्ट, ठीक है, लैंड स्नेल एंड रेप्टाइल्स। बिलर से आप याद रख सकते हैं इसको, बस कोई भी ट्रिक बना लीजिएगा चारों सेंटेंस को मिला के, बट ये 4 नाम याद रखना है आपको, ठीक है। सो मेमल्स में जैसे कि मैंने बोला आपका यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है प्यूरिन से मिलता है, न्यूक्लिक एसिड का टाइप से है। सो मेमल्स में न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन से यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम किस ऑर्गेनिज्म का क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे हमारा तो किडनी है, बाकी का क्या है वो थोड़ा देखते हैं, एंट्रेंस में आता ही है। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया ये आपका कॉमन होता है प्लेटी हेलमिंथेस में, लाइक फ्लैटवर्म, ठीक है, फ्लैटवर्म, FLAT फ्लैटवर्म है, तो यहाँ FLA फ्लेम सेल है, इसे याद रख लेना। डेट इज प्लेनेरिया में मोस्ट कॉमन है फ्लैटवर्म। फिर कुछ रोटीफोर्स आपका लाइक एम्फियोक्सस, ठीक है, सिफालोकोडेज, उसमें भी आपका प्रोटोनेफ्रिडिया कॉमन है। आर्टवर्म एंड एनिलिड्स में आपका आ जाता है, एनिलिड्स में आता है आपका आर्टवर्म, इसमें होता है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रिडिया। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच में आपका आ जाता है मल्फिकिन ट्यूब्यूल्स। एंड क्रेप, क्रेफिश, प्रॉन, ठीक है, इनका एंटीना में होता है एक्सक्रीशन का ग्लैंड, जिसे आप इसलिए उस ग्लैंड को आप बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। और स्पाइडर में होता है आपका कॉक्सेल ग्लैंड, स्पाइरल का कॉक्सेल रीजन में वहाँ में होता है ग्लैंड एक्सक्रीशन का, इसलिए स्पाइडर में होता है कॉक्सेल ग्लैंड। तो देखिए पूरा चीज़ को हमने बहुत शॉर्टली रिकैप कर लिया, ठीक है। लैंग्वेज में मैं थ्योरी दिखा दूंगा आपको। नाउ ये टॉपिक आपका जो है लास्ट में है, बट इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं सिंस एक्सक्रीशन का बात हो रहा है। तो किडनी के अलावा हमारे बॉडी में मेमल्स में और भी कुछ कुछ ऑर्गन्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लाइक स्किन। स्किन में आपका होता है सेबासियस ग्लैंड, ठीक है, ऑयल ग्लैंड इसे कहते हैं हम, जो ऑयली स्किन कहते हैं ना, तो ये सेबासियस ग्लैंड से जो है सीक्रेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेबम। एंड सेबम कंटेन्स स्टेरोल्स, वैक्सेस, कोलेस्ट्रॉल्स, ठीक है, वो सब कंटेन करते हैं। सो देखिए ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है स्किन। लिवर, अब जो भी टेबलेट खाते हो, जितना भी आप अल्कोहल व एवरीथिंग जो भी खाते हो, सारा चीज़ का ब्रेकडाउन आपका होता है लीवर में, ताकि आपका बॉडी में टॉक्सिसिटी कम हो, ठीक है। और वो ब्रेकडाउन होके वो आपका ब्लड में रिलीज कर देता है ताकि एक्सक्रीट हो जाए। तो देखिए लीवर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड सीक्रेट करता है आपका स्वेट, पता ही है, इसका मेन काम होता है कूलिंग इफेक्ट, पर उसके अलावा इस स्वेट में आपका कंटेंट होता है NaCl, जो आयन हमने बोला था वो भी एक्सक्रीट होता है। देखिए यहाँ में यूरिया एंड लिटिल अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड भी स्वेट में कंटेंट होता है, तो ये भी एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है। लंग्स, आपको तो पता ही है, लंग्स हम लोग का क्या रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बाहर एक्सक्रीशन रिलीज कर रहे हो, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। एंड सलाइवा भी कहीं ना कहीं लिटिल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सीक्रेट करता है। सो देखिए इतना बढ़िया से हमने सारा जो यूनिट है इसको आराम से कंप्लीट
कर लिया एवरीथिंग, ठीक है। सो चलिए एक बार आपको लैंग्वेज में दिखा देता हूँ थ्योरी। ऑलराइट, सो यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी हमने सब पढ़ लिया जो भी मुद्दा है। बस यहाँ देखते हैं, देखिए अमोनिया को रिलीज एक्सक्रीशन को आप बोलते हैं मोनोटेलिक, ठीक है। ये होते हैं आपका एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, एक्वाटिक इंसेक्ट, बोनी फिशेस एंड एक्वाटिक एम्फीबियंस, सब एक्वाटिक। क्योंकि NH3 हाईली टॉक्सिक है, सो एक्सक्रीशन के लिए एक्सेस वाटर चाहिए होता है, ठीक है। ये आराम से वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस से, या तो बॉडी सरफेस से या तो गिल सरफेस पे फिशेस में, ठीक है, एस एमोनियम आयंस के फॉर्म में। किडनी का इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता एमोनिया का रिलीज में, ठीक है। यूरियोटेलिजिम जो यूरिया रिलीज करते हैं, ठीक है, जो वहाँ में एग्जांपल देखा था मेमल्स, बोनी फिशेस, ठीक है, वो सब ध्यान रख लीजिएगा, एलिगेटर्स, टर्टल्स, फ्रॉग, टॉड्स, ठीक है। और ये यूरिया हमारे बॉडी में एमोनिया जो है वो यूरिया में लेस टॉक्सिक फॉर्म में यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रो साइकिल ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, ताकि लिटिल अमाउंट वाटर के साथ रिलीज हो जाए। कुछ अमाउंट का यूरिया हमारा रिटेन हो जाता है किडनी मैट्रिक्स में कुछ एनिमल्स में, ताकि आपका ऑस्मोलरिटी मेंटेन करके रखें, बैलेंस, आयनिक बैलेंस मेंटेन करके रखें। और यूरिक को टेलिजिम यूरिक एसिड का, ठीक है, रिलीशन को बोलते हैं। इसके लिए उतना वाटर का जरूरत नहीं होता है, इसलिए पेस्ट या पैलेट के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। इंसेक्ट, लैंड क्रस्टेशियन, स्नेल, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिया वहीं में। ये देखिए यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है प्यूरिन की तरह, तो इसलिए ये न्यूक्लिक एसिड का डिग्रेडेशन से भी बनता है यूरिक एसिड मेमल्स में, ठीक है। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ऑलरेडी हमने देख चुका है, किसका क्या है, एक सेकेंड आप देख लीजिए बस, ठीक है, ऑलरेडी मैंने वहाँ बता दिया है आपको। सो अभी आते हैं हम आपका एक्सक्रीटरी, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, देखिए 2 किडनी, ठीक है, ए पेयर ऑफ यूरेटर जो आपका यूरिन लेके आएगा किडनी से, ए यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर जहाँ आपका यूरिन स्टोर होगा, एंड यूरेथ्रा जहाँ से आपका यूरिन रिलीज होगा, ठीक है। तो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम ये कंसिस्ट करता है ए पेयर ऑफ किडनी, 2 यूरेटर, ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो किडनी का स्ट्रक्चर हमको डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। ये फिगर आपका बुक में है, मे बी लेबलिंग आ सकता है तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कर दूंगा थोड़ी देर में आपको फिगर के साथ। सो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो देखिए किडनी ऐसा आपका राजमा की तरह दिखता है, ठीक है। सो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन शेप का, राजमा की तरह का, और ये कवर्ड होता है आपका एक फाइब्रस कैप्सूल से, 3 लेयर का होता है फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। पूरा किडनी कवर रहता है टफ कनेक्टिव टिश्यू से। सो कहाँ प्रेजेंट है ये किडनी? तो किडनी आपका जो है थोरासिक में प्रेजेंट है, लास्ट थोरासिक में, और थोरासिक रीजन आपका 12 बोन होता है वहाँ, ठीक है। सो T12 एंड लंबर का 5 होता है, तो अप टू L3 तक इतना रीजन में प्रेजेंट होता है, यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है। लास्ट थोरासिक एंड 3rd लंबर तक आपका किडनी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। किडनी का अगर आप बात करें लेंथ तो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर ईजी है, ब्रेथ होता है आपका 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है मोटापा वो होता है आपका 2 से 3 सेंटीमीटर। हर में 2-3 कम कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लेंथ, विथ, ठीक है, एंड आपका थिकनेस। एवरेज वेट जो होता है आपका 120 से 170 ग्राम होता है, तो एवरेज निकाल लो आपका, तो करीब 140 से 150 ग्राम होता है किडनी का वेट, ठीक है। सब समझना जरूरी है। ये जो आपका कॉन्केव रीजन में जो नोच है, ये जो इनर तरफ में जा रहा है ये नोच, जहाँ आपका रीनल आर्टरी, रीनल वेन निकल रहा है जहाँ से, ठीक है, यूरेटर निकल रहा है, इस नोच को आप कहते हो हाइलम। क्या बोलते हो आप? हाइलम कहते हो इसे, ठीक है। इसको मैं अभी बता देता हूँ आपको कि किडनी जो है ऐसा, ये जो आपका इनसाइड की ओर जा रहा है, इसे आप कहते हो हाइलम। इसके अंदर जाते हैं आपको इस थोड़ा सा आपको ऐसा फनल से स्पेस मिलेगा, याद रखिएगा, ऐसा फनल से स्पेस मिलेगा, मैं समझने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। उसे आप बोलोगे पेल्विस, क्या? पेल्विस। वहाँ से आपका ऐसा कुछ प्रोजेक्शन निकलेगा इस तरीके से, उस प्रोजेक्शन को आप बोलोगे कैलिक्स। क्या बोलोगे? कैलिक्स। और किडनी जो है आपका 2 रीजन में डिवाइडेड होता है, ठीक है। आउटर वाले जो पोर्शन होता है उसे आप बोलते हो, ऐसे दिख लो, आउटर वाले पोर्शन को आप बोलते हो कॉर्टेक्स, और इनर वाले को आप बोलते हो मेडुला, ठीक है। आउटर को कॉर्टेक्स, इनर को मेडुला, याद रखना है हमेशा, आउटर हमेशा कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ठीक है। यहाँ में क्या होता है आपका,
कोर्टेक्स रीजन से मेडुला में कुछ पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, जो ये कैलिक्स, ये जो कैलिक्स है ना, यहाँ आके से जुड़ जाएंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। तो इससे आप बोलोगे मेडुलरी पिरामिड्स। क्या? मेडुलरी पिरामिड, सिंस मेडुला में आके जुड़ रहे हैं, इसे बोलोगे मेडुलरी पिरामिड्स, जो कैलिक्सेस में आके लग रहे हैं। मैं पूरा किडनी समझा दे रहा हूँ एक ही बार, ताकि अभी आपको पूरा क्लियर हो जाए। और ये जो आउटर रीजन कॉर्टेक्स है, देखिए कुछ कुछ कॉर्टेक्स का रीजन ये इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इंसर्ट करके रखता है, ये देखिए इस तरीके से इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स घुस के रखता है। उसको आप बोलते हो कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्या बोलते हो? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, हाथ से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा किडनी का स्ट्रक्चर में। आई होप यहाँ तक ठीक है। तो चलिए अभी आपको लैंग्वेज दिखाता हूँ। सो ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ द किडनी देयर इज एन ओपनिंग, जिसे आप बोलते हो क्या? इस ओपनिंग को हाइलम बोलते हो। ठीक है, थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड यूरेटर एंटर द किडनी। एंटर या लेफ्ट मारेगा किडनी को हाइलम से। ठीक है, नाउ हाइलम लीड्स टू फनल शेप कैविटी। ये फनल शेप कैविटी होता है यहाँ में, जिसे आप क्या बोलते हो? रीनल पेल्विस। किडनी के लिए कॉमन वर्ड है रीनल, जैसे लीवर के लिए हेपाटिक। ठीक है, आई के लिए ऑप्टिक्स, वैसे किडनी के लिए रीनल। तो रीनल पेल्विक्स, रीनल पेल्विक्स से आप देखिए यहाँ में ध्यान दीजिए तो आपका कुछ यहाँ प्रोजेक्शन निकला हुआ है। रहा कलर चेंज करता हूँ, वाइट लेता हूँ। ये देखिए यहाँ प्रोजेक्शन निकला है आपका। इस प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हो? उस प्रोजेक्शन को बोलते हो कैलिसेस। ठीक है, कैलिक्स। नाउ किडनी का दो पोर्शन होता है, आउटर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हो, इनर को मेडुला बोलते हो। ये जो आपका आउटर वाला पोर्शन है, बाहर वाला रीजन, उसे आप कॉर्टेक्स बोलते हो, अंदर वाले रीजन को मेडुला बोलते हो। ठीक है, मेडुला हैज फ्यू कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड। मेडुला में आपका देखिए कुछ प्रोजेक्शन है, यहाँ देखिए पिरामिड के फॉर्म में। ठीक है, कुछ प्रोजेक्शन होता है जिसे आप बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, जो कहाँ में है? आपका प्रोजेक्ट होकर रखा है टू कैलिक्सेस में। ये कैलिक्सेस में जाके जुड़ रहा है, कैलिक्सेस का ऊपर में ऑलरेडी दिखाया मैंने आपको। ठीक है, एंड कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। ये देखिए कॉर्टेक्स का रीजन यहाँ घुस रहा है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। तो उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। सो सिंपल। ठीक है, अब किडनी का स्ट्रक्चर एट ए ग्लेंस ऑलरेडी हमने देख लिया। ये फिगर आपका बुक में है जो ऊपर में था एक, तो लेबलिंग तो आप समझ ही गए कौन सा क्या है। ठीक है, नाउ हर किडनी में आपका 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, मैं अभी समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है आपका? ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। हर नेफ्रॉन का आपका 2 पार्ट होता है। ठीक है, इस नेफ्रॉन का आपका 2 पार्ट होता है, मैं अभी पूरा समझा देता हूँ आपको। देखिए नेफ्रॉन का आपका 2 पार्ट होता है। एक होता है आपका ग्लोमेरुलस, ये ब्लड वेसल्स आता है ब्लड लेके। ठीक है, रीनल आर्टरी से ब्लड वेसल्स आता है, प्योर ब्लड लेके आर्टरी है, तो इसे आप बोलते हो एफरेंट। आएगा ना, ए से आएगा तो इसे आप बोलोगे एफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक है, ये आके यहाँ में पूरा गुच्छा बना लेगा इस तरीके से, टफ टफ कैपिलरीज बना लेगा और इधर से निकल जाएगा। तो जब निकलेगा तो उसे आप बोलोगे इफरेंट, ई से एग्जिट, इफरेंट आर्टेरियोल्स। ठीक है, सो ये क्या होगा? ये जो गुच्छा बना लिया इसको आप बोलोगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो एक होता है ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल पोर्शन। ट्यूब्यूल पोर्शन आपका स्टार्ट होता है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन, डबल लेयर स्ट्रक्चर से। इस तरीके से देखिए, एक ये लेयर और एक ये लेयर, डबल लेयर स्ट्रक्चर से, जिसे आप बोलते हो बोमेंस कैप्सूल। क्या? बोमेंस कैप्सूल। सो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को आप मल्फिगियन बॉडी बोलते हो। ठीक है, ये ट्यूब्यूल स्टार्ट हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल से, ये जाएगा फिर इस तरीके से और ट्यूब जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा इस तरीके से, छोटा सा ही बना रहा हूँ, नीचे जाएगा इस तरीके से, फिर आपका यहाँ जाएगा ट्यूब्यूल। सो ये जो पास में है आपका, तो इसे आप बोलोगे पी से याद रखना पास, दैट इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो नीचे एक यू शेप स्ट्रक्चर बना है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसे आप बोलोगे लूप्स ऑफ हेनले। और ये जो दूसरा ट्यूब्यूल जो दूर पहुँच गया, उसे आप बोलोगे डी से याद रखना दूर, दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जाके आपका अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ जाएगा। यहाँ से जो भी यूरिन आएगा ना, तो ऐसा फिल्ट्रेशन होकर पीसीटी, लूप्स ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। ये कलेक्टिंग डक्ट आपका रीनल पेल्विस में खुलेगा और वहाँ से यूरेटर के थ्रू से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा यूरिन को, वो हम फिल्ट्रेशन में देखेंगे। सो यही है आपका किडनी का स्ट्रक्चर सिंपल भाषा में। ठीक है, तो इसी को अभी समझना है, लैंग्वेज में दे के रखा हुआ है।
हम अपना स्टाइल में समझते हैं पहले, चलिए फिर यहाँ भी समझ लेंगे। सो देखिए नेफ्रॉन का आपका बेसिकली दो पार्ट होता है, मल्फिगियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल। मल्फिगियन बॉडी जो है आपका वो क्या से बनता है आपका, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल से, ठीक है। सो ये आर्टेरिया इसे आप लोग एफरेंट आर्टेरियोल, जो यहाँ पूरा टफ्ट बना लिया उसे आप बोलोगे क्या, ग्लोमेरुलस। और यहाँ डबल लेयर ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, इसे आप बोलते हो बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल का बोलते हो मल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। एंड रीनल ट्यूब्यूल जो है आपका मल्फिगियन बॉडी से स्टार्ट होता है, फिर पीसीटी में जाएगा लूप्स ऑफ हेनले, ठीक है। लूप्स ऑफ हेनले में आपका दो रीजन होता है, ये जो नीचे जाएगा इसे आप बोलोगे डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले, और ऊपर जो जाएगा उसे आप बोलोगे एसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले। तो यही बात को क्लियर करता हूँ, जो डिसेंडिंग ये देखिए नीचे जा रहा है लूप्स ऑफ हेनले, वो थिन होता है, थिन, एंड इट इज़ परमिएबल टू वाटर, ये वाटर के लिए परमिएबल है। मतलब जब यूरिन आपका नीचे जाएगा ना तो वाटर रिलीज होगा, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेट करेगा। लूप्स ऑफ हेनले का काम ही होता है ऑस्मोलिटी मेंटेन करना, जितना यूरिन तो नीचे जाएगा वो उतना ही कंसेंट्रेट करता है। क्यों, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन में पता चलेगा। अभी बात यही समझना है कि लूप्स ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पोर्शन है वो थिन होता है देखिए, और इट इज़ परमिएबल टू वाटर। और ये असेंडिंग पोर्शन देखिए मैंने कितना मोटा बनाया है, तो ये होता है थिक एंड इट इज़ परमिएबल टू योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, और आपका डिसेंडिंग जो है ये सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, डिसेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं है। फिर यहाँ से आपका चला जाएगा डीसीटी में बेन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है। सो इस तरीके से एफरेंट आर्टेरियोल लेके आएगा ब्लड, यहाँ जो स्पीड होगा उससे फिल्टर होगा, फिर मल्फिगियन बॉडी से बोमेंस कैप्सूल से आपका पीसीटी में जाएगा लूप्स ऑफ हेनले। ये डिसेंडिंग जो है वाटर के लिए परमिएबल है, और एसेंडिंग जो है ये मोटा है एंड इसके लिए परमिएबल है आपका इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर जाएगा डीसीटी, और डीसीटी जाके अल्टीमेटली आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जुड़ जाएगा यूरिन को लेके। और ये कलेक्टिंग डक्ट में आपका बहुत सारा नेफ्रॉन का डीसीटी आके जुड़ता है, ठीक है। बहुत सारा नेफ्रॉन का डीसीटी आके जुड़ता है, यूरिन लेके आता है। और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है आपका, कैलिस के थ्रू से होते हुए पेल्विस में चला जाएगा किडनी का, पेल्विस से यूरेटर यूरिन को कैरी करके यूरिनरी ब्लडर में लेके चला जाएगा, जो कि यूरेथ्रा के थ्रू से बाहर रिलीज कर देगा। तो पूरा स्ट्रक्चर यही क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। सो चलिए लैंग्वेज देखते हैं फिर से। सो इस नेफ्रॉन का दो पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो नेफ्रॉन देखिए ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टेरियोल, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टेरी, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आएगा। ये यहाँ के देखिए पूरा टफ्ट गुच्छा बना लिया है, ऊन का गोला बना लिया है, ठीक है। उसी को आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ऑलराइट। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से फिल्टर होने के बाद ब्लड फिर ये इफरेंट ई से एग्जिट वाला कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। रीनल ट्यूब्यूल इट बिगिंस विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आप बोमेंस कैप्सूल बोलते हो, जो एनक्लोज कर देगा आपका ग्लोमेरुलस को, इस तरह से एनक्लोज कर देगा उसको, ठीक है। सो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को मल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल्स कहते हो, ऑलरेडी हमने देख लिया। सो द ट्यूब्यूल कंटिन्यूस विद पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनले लूप्स, जो डिसेंडिंग एसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग थिन वाटर परमिएबल इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, और एसेंडिंग जो है आपका थिक होता है, इलेक्ट्रोलाइट परमिएबल इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। ये देखिए हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर था, ये देखिए पतला है और ये देखिए मोटा है, ठीक है। एसेंडिंग डिसेंडिंग एसेंडिंग होता है। एंड डीसीटी इज ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, देखिए यहाँ भी आता है, यहाँ भी खुलेगा, और इसका तो ये खुल ही रहा है। बहुत सारा नेफ्रॉन का डीसीटी आके खुलता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जो कि अल्टीमेटली पेल्विस के थ्रू से होते हुए आपका पहुँचेगा वहाँ, दैट इज यूरिनरी ब्लडर में। नाउ द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। सो ये जो स्ट्रक्चर था ये आपका बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, देखिए ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप्स ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये आपका जो है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सब नेफ्रॉन भी दो प्रकार के होते हैं। So the DCT is open into collecting duct. Collecting duct extend from cortex to inner part of medulla में जाएगा, फिर वो कन्वर्ज हो जाएगा, खुल जाएगा रिनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। पिरामिड के थ्रू से वहाँ खुल जाएगा और बाद में आपका फाइनली बाहर रिलीज हो जाएगा यूरेटर से। तो यहाँ क्या है अभी आपका मल्फिगियन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी आर सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन।
किडनी जो है ना, किडनी का कॉर्टेक्स रीजन में देखिए ये आपका ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी एंड ये देखिए इधर में डीसीटी। लूप्स ऑफ हेनले जो है आपका, लूप्स ऑफ हेनले एंड दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये आपका कहाँ होता है, मेडुला रीजन में होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हर बात, ठीक है। और जो एफरेंट आर्टेरियल आपका निकलता है, एफरेंट आर्टेरियल जो ग्लोमेरुलस से निकलेगा, वो क्या करेगा, वो दुनिया भर का कैपिलरीज बना लेगा, पतला पतला कैपिलरीज बना लेगा अराउंड दी रीनल ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स में कैपिलरीज बना लेगा, ठीक है। उस फाइन कैपिलरीज को आप बोलते हो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। और यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपका क्या करेगा, लूप्स ऑफ हेनले को भी पूरा कवर कर लेगा इस तरीके से, और उसी यू शेप आप पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को आप बोलते हो भासा रेक्टा, ठीक है। जो क्या करेगा कि किडनी जो भी चीज़ यहाँ देगा इसको, तो ये ब्लड वेसल उसको लेते जाएगा ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन। इसको हम मैकेनिज्म में देखेंगे। ना नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं, कोई नेफ्रॉन ऐसा है जिसका मतलब जो है लूप्स ऑफ हेनले जो है कॉर्टेक्स रीजन में रहता है मैक्सिमम, मेडुला में उतना नहीं जाता, तो सिंस कॉर्टेक्स में तो उसे बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ये मेजोरिटी होता है, 85% यही होता है। और इसमें आपका भासा रेक्टा या तो एब्सेंट या तो बहुत कम होता है, हाईली रिड्यूस। और दूसरा प्रकार का नेफ्रॉन होता है जो 15% मिलता है, वो क्या होता है, उसमें हेनले लूप्स देखिए मेडुला रीजन में पूरा डीप होता है, ठीक है। इन दिस हेनले लूप इज लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला, इसमें आपका भासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। सो नेफ्रॉन के बारे में भी हमने पढ़ लिया कितना टाइप का नेफ्रॉन्स है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एट ए ग्लैंस, सॉरी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एट ए ग्लैंस। ये किडनी से आपका यहाँ दिखाया पिरामिड, पिरामिड से आपका ये एक नेफ्रॉन दिखा रहा है, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियल से आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है, वही आपका जब हेनले लूप्स में जाता है तो वही आपका कैपिलरीज को आप बोलते हो भासा रेक्टा। काम है उसका, हम देखेंगे उसका। सो यहाँ तक सब क्लियर है। सो नाउ विल स्टार्ट विथ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनता कैसे है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में होता है। पहला तो आपका जब ब्लड आएगा तो उससे आपका फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा होता है कि फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, दिन में 180 लीटर होता है। क्या 180 लीटर हम सुसु करते हैं? नहीं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, फिल्ट्रेशन से हम बहुत चीज़ रीअब्जॉर्ब मतलब दे देते हैं बॉडी को, ब्लड वेसल से, जो भी कामदायक चीज़ है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं हम रीअब्जॉर्प्शन। किडनी में एक्सक्रीशन में लोग कन्फ्यूज क्यों होते हैं, देखिए ये एक सेल है, जब रीअब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं इसका मतलब क्या, ये ले रहा है, और सिक्रेशन जब बोल रहे हैं मतलब ये दे रहा है। बट किडनी में क्या है, देखिए ये ग्लोमेरुलस से ये बोमेंस कैप्सूल है, ऐसे जा रहा है, यहाँ में फिल्ट्रेट आ गया 180 लीटर, ठीक है। ये हेनलेस लूप, ये डीसीटी। सो 180 लीटर फिल्ट्रेट है यहाँ में, सपोज हो रहा है दिन भर में। तो आपको जब मैं बोलूँ अभी कि रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है, तो आप क्या यहीं 180 लीटर में और डालोगे? नहीं। तो किडनी में चीज़ उल्टाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन मतलब फिल्ट्रेट से आप दे रहे हो बॉडी को, ठीक है, कि उतना लीटर एक्सक्रीट नहीं होना, 1.5 लीटर ही हम सुसु करते हैं, तो बाकी रीअब्जॉर्ब होगा। और कुछ सब्सटेंस आयनिक और पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए यहाँ में सीक्रेट हो जाता है फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो यहाँ में टर्म उल्टा हो जाता है मीनिंग। सो देखिए, पहला बात होता है आपका फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस, दूसरा बात होता है रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि उतना चाहिए नहीं, तो 99% जो है वो रिटर्न कर देगा बॉडी को, ठीक है। और कुछ सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है, फिल्ट्रेट में चला जाता है सिक्रेशन, ताकि आपका मेंटेन रहे पीएच एंड आयनिक बैलेंस। सो ये जो होता है आपका, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये सारा एफरेंट आर्टेरियल, ये देखिए ग्लोमेरुलस बनाया, ये एफरेंट आर्टेरियल, ये है बोमेंस कैप्सूल। कैसे होगा देखिए। सो ये जो आपका एफरेंट आर्टेरियल का जो सेल्स है, इसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। और बोमेंस कैप्सूल में आपका एपिथेलियम सेल्स इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। ऐसे अरेंज रहते हैं कि उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट रहता है, और इसी स्पेस को आप बोलते हो स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है। और ये बीच का जो स्पेस है इसे बोलते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन, दो के बीच में एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ऐसा अरेंजमेंट रहता है उनका। इस सेल्स को आप बोलते हो पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स सबका ऐसा अरेंजमेंट होता है एपिथेलियम सेल्स सबका, कि उनके बीच में पोर रहता है, जिसे आप बोलते हैं स्लिट पोर। और फिल्टर कैसे होगा एफरेंट आर्टेरियल से? एफरेंट आर्टेरियल से आपका फिल्टर होगा, ब्लड का प्रेशर जितना आएगा, जैसे ब्लड का प्रेशर आया वैसे यहाँ चला जाएगा आपका फिल्टर। ब्लड का प्लाज्मा में जितना कंस्टिट्यूएंट है सब यहाँ फिल्टर हो जाएगा, एक्सेप्ट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन आपका जो है लार्जर होते हैं, तो वो पार नहीं हो पाएंगे इस पोर को। तो एक्सेप्ट प्रोटीन, ब्लड में आपका प्लाज्मा में जितना भी कंस्टिट्यूएंट है सब यहाँ फिल्टर हो जाएंगे।
तो 1 मिनट में आता कितना है एफरेंट आर्टेरियल, कितना ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस में, तो ये 1100 से 1200 ml लेके आता है। पूरा चीज़ ही समझा दे रहा हूँ मैं यहाँ, 1 मिनट में, पर मिनट। और हम लोग का हार्ट पर मिनट कितना पंप करता है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, हर वेंट्रिकल 70 ml पंप करता है इंटू 72 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट 5 लीटर करीब। और आता कितना है, तो 1 लीटर करीब। जो हार्ट पंप करता है ना वेंट्रिकल, उसका 1/5 पोर्शन जो है आपका आ जाता है किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए। तो आया 1100 से 1200 ml फिल्ट्रेशन के लिए, पर भैया फिल्ट्रेशन जो है वो आपका सिर्फ 125 ml होगा हर मिनट में, बाकी फिर एफरेंट आर्टेरियल से निकल जाएंगे। 125 ml जो फिल्ट्रेशन होता है ना ग्लोमेरुलस से, यहाँ में इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब 125 ml 1 मिनट में हो रहा है, तो दिन भर में 180 लीटर होता है। और ये फिल्ट्रेशन इतना तगड़ा है देखिए कि सिर्फ प्लाज्मा का सब कुछ फिल्टर हो रहा है पर प्रोटीन नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐसा फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब 180 लीटर तो आप सुसु करते नहीं हो, हार्डली 1-1.5 लीटर करते हो, तो बाकी जो फिल्टर हो रहा है वो जाएगा कहाँ, तो वापस दोबारा बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्ट्रेट से। ठीक है, यहाँ से बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, वो आपका पेरिट्यूबुलर कैविटी से, कैपिलरीज से। और कुछ सब्सटेंस, सेकेंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन, कुछ सब्सटेंस आपका सीक्रेट भी हो जाएगा ताकि पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। तो थर्ड स्टेप इज योर सीक्रेशन। पूरा ओवरव्यू दे दिया हूँ, अब एक्सप्लेन करूँगा और बाद में आपको थ्योरी भी समझा दूंगा। ठीक है। आपका जो यूरिन फॉर्मेशन है 3 स्टेप में होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन एंड योर सीक्रेशन। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन एंड योर सीक्रेशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए ये है आपका एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ आता है इपिथेलियम सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जो पोडोसाइट्स भी कहते हैं आप। ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है जिसे आप बोलते हो स्लिट पोर। ठीक है, तो यहाँ से सारा प्लाज्मा का कंस्टेंट फिल्टर हो जाएगा एक्सेप्ट प्रोटीन, इसलिए हम इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। आया कितना फिल्ट्रेट होने के लिए भैया, तो आपका आया फिल्ट्रेट होने के लिए हर मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड, डेट इज 1.1 to 1.2 लीटर ब्लड पर मिनट आएगा फिल्टर होने के लिए। पर और ये कितना है आपका 1/5 ऑफ वेंट्रिकल ब्लड पंप, क्योंकि वो 5 लीटर के लिए पंप करता है तो उसका 1 भाग आ गया यहाँ। पर ये फिल्टर कितना करता है ये आपका 125 ml, और उसी फिल्टर रेट को आप बोलते हो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और ये डिपेंड करेगा आपका स्पीड में। ठीक है, आपका कितना स्पीड है फिल्ट्रेशन का, आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर का कितना ब्लड प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा। दिन में 180 लीटर होता है तो उतना सुसु करोगे नहीं, तो आप 99% जो है रीअब्जॉर्ब कर दोगे, वापस बॉडी को दे दोगे। ठीक है, आपका बॉडी में ऐसा भी मैकेनिज्म है कि अगर GFR गिर गया, कि फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, किडनी कम फिल्टर कर रहा है, सपोज 50 ml, 60 ml, 80 ml, तो क्या होगा आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली एक एपरेटस होता है जिसे हम बोलते हैं जुक्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस, याद रखिएगा, जुक्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ठीक है, ये आपका DCT एंड एफरेंट आर्टीरियल्स का मॉडिफिकेशन से बनता है ये जुक्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। वहाँ में आपका प्रेजेंट रहता है जुक्टा ग्लोमेरुलस सेल, जेजी सेल। तो आपका GFR में जैसे ही गिरावट आता है, जुक्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस का जेजी सेल एक्टिवेट हो जाता है और वो रिलीज कर देता है रेनिन, सिंगल N वाला रेनिन है। ठीक है, डबल N वाला रेनिन वो डाइजेशन में काम आता है, चाइल्ड का मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक, तो जेजी सेल्स आपका रिलीज कर देगा जैसे GFR गिरा तो रेनिन, और ये रेनिन क्या करेगा आपका GFR नॉर्मल रेट में ला देगा। आपका बॉडी में इनबिल्ड मैकेनिज्म है कि अगर GFR का रेट कम गया तो आपका जेजी एपरेटस एक्टिवेट होके ये इसे नॉर्मल रेट में ला देता है बाय रिलीजिंग रेनिन। इसको डिटेल्स में हम एंडिंग में पढ़ेंगे रेगुलेशन में। ठीक है, नाउ रीअब्जॉर्प्शन में आपका क्या होता है कि 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस से। ठीक है, टीबल से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कोई एक्टिव फॉर्म में होता है, कोई पैसिव फॉर्म में। तो बहुत सिंपल है, एक्टिव फॉर्म में आपका ग्लूकोज, एमाइनो एसिड एंड सोडियम, ग्लूकोज एमाइनो एसिड में आ रहा है, सोडियम में भी आ रहा है, तो ये सब एक्टिव फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब फिल्ट्रेट से जो है टीबल से निकलते हैं। और कोई पैसिव फॉर्म में, अब नाइट्रोजनस वेस्ट ऑब्वियसली हमको देना है, इसको ऐसे भी हमको एक्सक्रीट ही करना है, तो इसमें हम क्यों एनर्जी खर्चा करें। एक्टिव मतलब एनर्जी खर्चा करके रीअब्जॉर्ब करना, और वाटर में क्यों एनर्जी खर्चा करें रीअब्जॉर्ब करने के लिए। ये जो है आपका पैसिव रीअब्जॉर्प्शन से हो जाता है। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप इज योर सीक्रेशन। तो आपका किडनी में है कीबोर्डल
सेल्स प्रेजेंट होता है, कीबोर्डल एपिथेलियम, जिसमें आपका, ठीक है, जिसमें आपका माइक्रोविलाई होने का वजह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दिखाई देता है। वो ट्यूबुलर सेल्स क्या करेंगे, आपका पीसीटी का ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट करेंगे कुछ लाइक H+, K+ एंड NH3 इंटू दी फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में देने वाले भैया, फिल्ट्रेट में ही सीक्रेट करके देंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट में आपको मिलेगा, ताकि आपका आयोनिक और एसिडिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड में बने रहे, तो सीक्रेशन होता है। तो चलिए भैया फंक्शन देख लेते हैं सारा ट्यूबुल्स का। सो पीसीटी जो होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ कीबोर्डल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो 70 to 80% जो आपका इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन यही हो जाता है, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, बाइकार्बोनेट, विटामिन्स सब यही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ में सीक्रेट होता है आपका H+, ठीक है, एन एमोनिया एन K+, ताकि आपका आयनिक बैलेंस बने रहे। सो यहाँ भी सीक्रेट होता है आपका डीसीटी में भी यही सीक्रेट होता है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन क्या है आपका पीसीटी। पीसीटी के बाद आपका हेनले लूप है। तो इसका मेन काम होता है ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना, बस कंसंट्रेशन मेंटेन करता है। जब ये आपका मेडुला रीजन में आपका ट्यूब अंदर घुस रहा है तो इसको कंसंट्रेट करने का काम है। तो कैसे कंसंट्रेट करेगा, तो ये डिसेंडिंग वाला जो होता है वो थिन होता है, वाटर परमेबल, तो वाटर को निकाल देते हैं, कंसंट्रेट कर दिया। और ऊपर जाना है तो इसको फिर से डाइल्यूट होना है। तो डाइल्यूट कैसे होगा, ये ऊपर वाला पार्ट को एसेंडिंग बोलते हैं, जो मोटा होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट निकल गया तो वो फिर से डाइल्यूट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाके आपका वापस से डाइल्यूट हो जाएंगे। तो ये बस ऑस्मोलरिटी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करता है। इसको हम थोड़ी देर में काउंटर करंट मैकेनिज्म में और अच्छे से समझ लेंगे, अभी इतना ही समझिए। और डीसीटी में भी आपका क्या काम है, तो वहाँ भी आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, हमेशा नहीं, कंडीशनल, अगर ज़रूरत पड़ा तो। एक्सेसिव फ्लूइड अगर बॉडी से जा रहा है तो वो सब उस समय में ये रीअब्जॉर्ब करेगा, तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। तो वो क्या करेगा, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम, वाटर एंड बाइकार्बोनेट का, डीसीटी। और ये भी आपका सीक्रेट करेगा H+, K+ एंड एमोनिया, जो कि ऑलरेडी पीसीटी भी करता था, ठीक है। एंड कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम है भैया, कलेक्टिंग डक्ट से ही आपका यूरिन जाता है। और हम लोग का यूरिन जो है ना किडनी में जब आता है पीसीटी में, तो एंडिंग तक पहुँचते पहुँचते 4 बार कंसनट्रेट हो जाता है, 4 टाइम्स। तो कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करे, फिल्टर से निकाले वाटर को, ताकि यूरिन पूरा कंसनट्रेट हो, ठीक है। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया आपका कलेक्टिंग डक्ट से है इन मेडुला का इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है फ्लूइड में, ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट में भी आपका सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है H+ एंड K+ का, एमोनिया का यहाँ नहीं होता। सो देखिए ये होता है आपका किडनी का यूरिन का फॉर्मेशन। इन तीनों स्टेप से आपका यूरिन फॉर्मेशन होगा। कैसे कंसंट्रेट होगा तो उसको अभी थोड़ा नेक्स्ट चीज़ में देखेंगे हम। सो देखिए क्लियर है, आपका सारा चीज़ एक्सप्लेन किया मैंने यहाँ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन से लेके आपका रीअब्जॉर्प्शन तक, फिर आपका सिक्रेशन, फिर फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, सारा चीज़ मैंने बता दिया। अब इसको थ्योरी में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। सो जो डायग्राम मैंने समझाया काफ़ी वो समझने के लिए, ठीक है। यहाँ का डायग्राम देखकर डरना नहीं है। सो 3 स्टेप होता है, पहले ग्लोमेरुलस में आपका फिल्ट्रेशन होगा प्रेशर से, ठीक है, फिर आपका यहाँ ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन होगा एंड कुछ सब्सटेंस आपका यहाँ सिक्रेशन भी होगा, ठीक है। सो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन देखिए, ग्लोमेरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर। तो ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम लेयर, बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम जो पोडोसाइट बोल रहे हैं, और बीच में है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, 2 का बीच में, ठीक है। सो एपिथेलियल सेल्स जो बोमेंस कैप्सूल का पोडोसाइट बोल रहे हैं, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं ताकि उनके बीच में माइन्यूट स्पेस रहे, जो आपका फिल्ट्रेशन और स्लीट पोर बनाए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। ये सब डायग्राम देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझना ही तो है। सो आपका पहला स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो ऑलमोस्ट ऑल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन पासेस थ्रू दी लुमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ऐसा आपका आराम से वहाँ से प्रेशर आता है तो इधर आराम से पार हो गया, तो फिल्ट्रेशन स्लीप कितना आता है, तो 11 से 12 ml ब्लड आता है आपका, फिल्टर होता है किडनी से पर मिनट, जो कि 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। 1/5 आपका वेंट्रिकल का ब्लड पंपिंग है। सो द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर मिनट, इसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, जो कि 125 ml है। डेट इज दिन में करो तो 180 लीटर है दिन। सो 180 लीटर्स ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्टर इज प्रोड्यूस डेली, बट 99% जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल्स। सो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज 1.5 लीटर करीब होता है।
फ्रॉम द फिल्ट्रेट ग्लूकोज अमाइनो एसिड सोडियम आपका एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। ठीक है, देखिए ये जो दिखा रहा है कि ट्यूबुल से बाहर जा रहा है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है। और नाइट्रोजनस वेस्ट भी आपका एंड वाटर पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ये फिगर आपका एनसीईआरटी में भी है, तो ये समझा रहा है आपका कि देखिए ट्यूबुल से बाहर जा रहा है। ये देखिए न्यूट्रिएंट्स ये सब पीसीटी में मैक्सिमम देखा था मैंने ऑलरेडी आपको। ठीक है, और ये जो दिखा रहा है सिलेक्टिव सिक्रेशन इनटू द फिल्ट्रेट, यहाँ के प्लस भी आएगा, बुक में नहीं है बट लैंग्वेज में तो है ना सेलेक्टिव सिक्रेशन, तो के प्लस भी तो आएगा ताकि आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। सो ये फिगर है जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। डिसेंडिंग देखिए वाटर के लिए परमेबल है, थिन होता है। एसेंडिंग देखिए थिक होता है, और ये NaCl के लिए परमेबल होता है। ठीक है, और आपका ये जो है डेट इज डिस्टल ट्यूबुल, ये सेलेक्टिव सिक्रेशन करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है NaCl H2N बाइकार्बोनेट का, और ये भी सिक्रेशन होता है K+ H+ एंड एमोनिया का। ठीक है, एंड कलेक्टिंग डक्ट जो होता है ये देखिए ये आपका यूरिया और वाटर को सिक्रेट करता है ताकि कंसनट्रेट हो। यूरिया को ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालता है ताकि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो। ठीक है, ऑस्मोलरिटी, और ये यूरिया फिर से यहाँ से आ जाएगा असेंडिंग डक्ट से, और फिर से यहाँ आ जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा थोड़ा अमाउंट, फिर से ऐसा आएगा, जस्ट ऑस्मोलरिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो पीसीटी रीअब्जॉर्ब करेगा 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑलरेडी मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ सिंपल क्यूबिडल ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम सेल्स होते हैं जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है आपका रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ये रहा पीसीटी में। ठीक है, लूप्स ओपनले का काम होता है हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन करें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, जब मेडुलरी में जाए तो हाई कंसंट्रेशन मेंटेन करें। तो कैसे करेगा? तो डिसेंडिंग लूप ऑलरेडी मैंने बता दिया, वाटर के लिए परमेबल है। ठीक है, तो दिस कंसंट्रेटिव फिल्टर जैसे नीचे गया। एसेंडिंग लूप जो है वहाँ मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, और वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, बट अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसके वजह से वो ऊपर जाते जाते डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, और डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का, बाइकार्बोनेट्स का। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है आपका, एक्सटेंड होता है फ्रॉम कॉर्टेक्स से लेके पूरा मेडुलरी रीजन तक जाता है। सो ये रीअब्जॉर्ब करता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को, ये बाहर निकलता है, रीअब्जॉर्ब करवाता है। ठीक है, ताकि यूरिन कंसनट्रेट हो पाए, एंड ये अलाउ करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को पैसेज में मेडुलरी फ्लूइड में, ताकि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, एंड कलेक्टिंग सेल्स ऑफ पीसीटी डीसीटी मेंटेन आयनिक बैलेंस, that is sodium potassium balance and acidic balance, pH balance of body fluid by selective secretion of H+, K+ and ammonia into the filtrate। ठीक है, देखिए एफरेंट आर्टेरियल जो है आपका कैपिलरीज बनेगा भाषा रेक्टा, वहाँ से जा रहा है यहाँ, और रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ रहा है, ब्लड वेसल से वापस बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ये सब अमाइनो एसिड आप वेस्ट करोगे, यूरिन से एक्सक्रीट करोगे, तो बचेगा कहाँ शरीर में एनर्जी भाई। ठीक है, सो कलेक्टिंग डक्ट भी आपका पीएच आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है बाय सिक्रेशन ऑफ H+ एंड K+, ऑलरेडी सब मैंने पढ़ा के दिखा दिया है आपको। सो यूरिन फॉर्मेशन होता है ग्लैंड्स, तो डायग्राम को देख लीजिए एक बार, ग्लैंड्स में एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपका यहाँ। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखेंगे आपका यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज काउंटर करेंट सिस्टम। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस देना है। सो नाउ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन कंसनट्रेट होता है। ठीक है, वो होता है बाय काउंटर करेंट मैकेनिज्म। सो 99% बच्चों का एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसी में डाउट होता है, काउंटर करेंट मैकेनिज्म में। सो आज इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इसमें आप अगली बार से कोई डाउट ही ना हो। ठीक है, सो काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? काउंटर करेंट मतलब जब दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सो देखिए इसे काउंटर करेंट बोलने का मैकेनिज्म ये है कि सपोज आपका लूप्स ऑफ एनले ऐसे जा रहा है, देखिए डिसेंडिंग, फिर ये आपका इस तरीके से, और इसमें जो भाषा रेक्टा होता है ना, जो आपका एफरेंट आर्टेरियोल्स जो कैपिलरीज बनाता है भाषा रेक्टा, उसका ट्रेवल का डायरेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, उल्टा होता है, एक का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो उसका डायरेक्शन आपका उल्टा से होता है। इसी दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने का वजह से, ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शन में इनका फ्लो होने का वजह से इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। और इनका बस सिंपल सा काम होता है यूरिन को कंसंट्रेट करना। भाषा रेक्टा और लूप्स ऑफ एनले मिलकर आपका यूरिन को कंसंट्रेट करते हैं ताकि मेडुला रीजन से आपका जा पाए। ठीक है, सो हेनलेस लूप्स एंड भाषा रेक्टा हेल्प टू कंसंट्रेट द यूरिन। The flow of filtrate in the two limbs of
Henle loops and the flow of blood through the two limbs of vasa recta are in opposite direction. ठीक है, डेट इज एक अगर आपका इधर जा रहा है तो दूसरा आपका इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, सो डेट इज इन ए काउंटर करंट पैटर्न, दैट्स व्हाई इस मैकेनिज्म को बोलते हो काउंटर करंट मैकेनिज्म। समझ में आ जाएगा लाइक से, देखिए ये फिगर है एनसीईआरटी का। सो ड्यू टू करंट, काउंटर करंट एंड प्रोक्सिमिटी बिटवीन हेनलेस लूप एंड भासा रेक्टा, ऑस्मोलैरिटी जो होता है, देखिए ये है आपका कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, ये आपका मेडुला का रीजन, आउटर मेडुला, और ये आपका इनर मेडुला। बुक का ही फिगर समझा रहा हूँ। सो कॉर्टेक्स रीजन में आपका ऑस्मोलैरिटी देखिए 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और जैसे जैसे आप मेडुला में अंदर आते जाओगे, अंदर आते जाओगे, अंदर आते जाओगे पूरा इनर मेडुला में, तो आपका देखो कंसंट्रेशन जो है 4 टाइम्स बढ़ गया है, 300 से 1200 मिली ऑस्मोल हो गया है। और आपका यूरिन यहाँ से रिलीज होता है कलेक्टिंग डक्ट का अल्टीमेटली। तो आपका ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स से जो है आया आपका यूरिन यहाँ से और रिलीज हो गया यहाँ पे। तो यूरिन जो है आपका 4 टाइम्स कंसनट्रेट होता है, 4 टाइम्स कंसनट्रेट होता है। जो इनिशियल यूरिन है ना यहाँ में, उससे आपका 4 टाइम कंसनट्रेटेड होकर आपका यूरिन रिलीज होता है, जिसमें ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पास होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, सो देखिए, सो जो ऑस्मोलैरिटी होता है 300 ml जो होता है आपका कॉर्टेक्स में, इंक्रीज होते होते इनर मेडुला में 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाता है। एंड दिस ग्रेडियंट इज कॉज बाय NaCl एंड यूरिया। NaCl और यूरिया का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कैसे? तो देखिए, सो आपका जैसे आपका ये यूरिन है, देखिए ओके, ये यूरिन जैसे आपका यहाँ आ रहा है नीचे में, तो यूरिन जैसे आ रहा है तो अभी कॉन्सेंट्रेशन नीचे बढ़ रहा है कि नहीं मेडुला में, यहाँ तो 300 था, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो आपको उस कॉन्सेंट्रेशन से अगर पार होना है तो भैया वही ग्रेडियंट आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको पार होना है। तो उसके लिए कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग का क्या करते हैं, ये डिसेंडिंग जो होता है ना आपका हेनलेस लूप, वो वाटर को निकाल देता है। ये अभी समझ में आया? ये वाटर को निकाल देगा, क्योंकि वाटर जब एक चीज़ से निकल जाएगा, कोई भी एक चीज़ से, आपने एक पानी मतलब चीज़ में चीनी डाल दिया 5 चम्मच, आप वाटर निकाल दो तो 1 गिलास पानी से वाटर निकाल दो आधा गिलास, तो देखो कितना कंसनट्रेट हो जाएगा। वही खेल यहाँ में है। H2 क्या करेगा, आपका वाटर निकल जाएगा डिसेंडिंग लूप से, तो कंसनट्रेट होगा। कंसनट्रेट होने से आपका यूरिन यहाँ ट्रेवल करेगा पूरा, ठीक है, अंदर में। जैसे ही 1200 ऑस्मोल पहुँच गया, और अब इस लूप्स ऑफ हेनले को ऊपर जाकर DCT का पास पहुँचना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब ऊपर जाने के लिए इसे फिर से देखो कंसनट्रेट हो गया, तो अभी फिर से इसे डाइल्यूट होना है। तो डाइल्यूट होने के लिए ये जो असेंडिंग वाला पार्ट होता है, इट इज़ परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया। ठीक है, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट जाके इसे फिर से डाइल्यूट कर देगा ताकि ये ऊपर जा पाए, DCT तक पहुंच पाए। ठीक है, और जो आपका ये NaCl जो ये रिलीज करेगा डिसेंडिंग वाला पार्ट, और सॉरी इसका असेंडिंग पार्ट, वो एक्सेप्ट करेगा पर डिसेंडिंग वाला। वो कौन एक्सेप्ट करेगा? पर डिसेंडिंग भासा रेक्टा, क्योंकि भासा रेक्टा को भी यहाँ से जाना है तो उसको भी कंसनट्रेट होना है ना। ठीक है, भासा रेक्टा अगर आपका नीचे से ट्रेवल हो रहा है तो उसको भी कंसनट्रेट होना है। तो असेंडिंग वाला जो NaCl रिलीज होगा वो आपका डिसेंडिंग का जो भासा रेक्टा है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत अमाउंट का वाटर भी रिलीज करेगा ताकि कंसनट्रेट हो। और ये जो आपका डिसेंडिंग है, जैसे आपका ये मेडुला से आप फिर से कॉर्टेक्स रीजन में ये जाने लग गया भासा रेक्टा, दिस इज भासा रेक्टा ओके, एंड दिस इज योर नेफ्रॉन। वो पेरिट्यूबुलर कैविटीज को यहाँ अलग अलग करके दिखाया गया है। ये एक्सचेंज एक्चुअली ऐसे ही होता है, ये अगर ट्यूब्यूल है तो भासा रेक्टा ऐसा रहेगा ना, इनके बीच में एक्सचेंज होते रहेगा, बट यहाँ अलग अलग करके दिखा दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, सो जो आपका NaCl जो आपका डिसेंडिंग ने लिया था वो असेंडिंग वापस लौटा देगा इंटरस्टिशियल को, ताकि आपका जो चीज़ें सामान आराम से मेडुला से निकल जाए और आपका ऑस्मोलैरिटी यहाँ बने रहे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बने रहे। सो ये जो यूरिया थोड़ा बहुत असेंडिंग आपका हेनले लूप से गया है, वो वापस आपका कलेक्टिंग डक्ट से फिर यहाँ आ जाएगा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, फिर से जाएगा, फिर से आ जाएगा, and the cycles continues. So this gradient is mainly caused by urea and NaCl. NaCl जो ट्रांसपोर्टेड होता है आपका ascending loops limbs of Henle loop, that is exchanged by descending loop. ascending loop ऊपर जा रहा है भैया और descending loop उसको ले रहा है। देखो काउंटर करंट उल्टा डायरेक्शन में हुआ कि नहीं, समझ गया? तो इसलिए हम इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। सो NaCl ने जो असेंडिंग लूप ने NaCl जो ट्रांसपोर्ट किया वो डिसेंडिंग लूप सब आपका भासा रेक्टा ने ले लिया, देखिए। ठीक है, और बाद में NaCl जो है वो वापस यहाँ रिटर्न कर दिया जाएगा ताकि ऑस्मोलैरिटी बना रहे बाय असेंडिंग लूप। ये असेंडिंग लूप जो जा रहा है बाहर में उससे रिटर्न कर देगा।
ठीक है। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप, यहीं से घुस जाता है, थिन सेगमेंट से घुस जाता है यूरिया, ठीक है, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम। बस ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए जा रहा था, वापस ये कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से आपका ट्यूबवेल से यहाँ आ जाएगा ताकि ऑस्मोलिटी मेंटेन रहे, यूरिया वापस आ जाएगा, ठीक है। सो द इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया आर रिटेन इन द इंटरस्टिशियम, वो बस ऑस्मोलिटी मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट, एक बार यहाँ से जाके वहाँ घुस रहा है, ठीक है, असेंडिंग लूप से निकल रहा है, डिसेंडिंग भासा रेक्टा से जा रहा है, फिर असेंडिंग से आ जा रहा है, ठीक है। सो ये जो है, और यूरिया आपका असेंडिंग से जा रहा है, फिर से कलेक्टिंग डक्ट से आ जा रहा है। सो ये दो क्या करते हैं आपका, आर रिटेन इन इंटरस्टिशियम, रहते तो इंटरस्टिशियम में ही है और मेंटेन करते हैं आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, अंदर की ओर, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम में 1200 का 300 से 1200 तक बढ़ते जाता है, ताकि इट एनेबल्स, ये सब क्यों कर रही हैं, एक बार इसमें जा रहा है फिर आपका डाइल्यूट कर रहा है, कंसनट्रेट कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, ताकि आपका इजी पासेस हो वाटर का, डेट इज फिल्टरेट का, ठीक है, फ्रॉम कलेक्टिंग टेबल टू कंसनट्रेट दी फिल्टरेट। ये इसलिए क्या जा रहा है ताकि आपका जो भी फिल्टरेट यहाँ जा रहा है आराम से जाके फाइनली कलेक्टिंग टिप से, कलेक्टिंग डक्ट से आपका कंसनट्रेट हो पाए, क्योंकि यूरिन जो है आपका यहाँ आ गया, फिर से अभी नीचे जा रहा है, देखो यहाँ आके जब इस यूरिन को फिर से नीचे जाना है तो क्या होना पड़ेगा, ओबियसली पूरा कंसनट्रेटेड होना पड़ेगा, तो ये वाटर पूरा रिलीज करता है, आया था 300 ml में और फाइनली यूरिन बन के निकल रहा है 1200 ml से पार कर रहा है, तो 4 टाइम यूरिन कंसनट्रेट होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। Thus, DCT and collecting duct produce urine 4 times more concentrated than initial filtrate form. That is 300 मिलीओस्मोल से 1200 मिलीओस्मोल तक बना दिया कंसनट्रेट करके, ठीक है। सो आई होप मैकेनिज्म ऑफ यूरिन जो है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म क्लियर है। काउंटर करंट इसलिए क्योंकि ये देखिए असेंडिंग जो लिम्स ऑफ इनलेट छोड़ रहा है उसको डिसेंडिंग भासा रेक्टा ले रहा है, सो दो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए इसे हम काउंटर करंट कहते हैं। इसका काम क्या है, ताकि यूरिन को आराम से मतलब अंदर में पूरा कंसनट्रेटेड है ना, तो पहले डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले है ना, ये डिसेंडिंग लूप्स ऑफ हेनले ताकि अंदर जा पाए कंसनट्रेटेड रीजन में, वाटर को निकाल देता है कंसनट्रेट हो, फिर अभी इसको ऊपर में जाना है ना, क्योंकि ऊपर जैसी जाएगा देखिए आपका कंसनट्रेशन कमते जा रहा है, देखिए 1200 से 600, 600 से आपका 400, 400 से 300, तो कंसनट्रेशन कम करने के लिए यहाँ से फिर से इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल हो जाता है, ठीक है। सो आपका ये जाने के लिए फिर आपका भासा रेक्टा भी कैसे पार हो गया यहाँ ब्लड लोड इस कंसनट्रेशन मीडियम से, ग्रेडियंट से, सो वही इनिशियल को ले लेता है ताकि कंसनट्रेट हो और वाटर को रिलीज करता है, और जैसे ही ऊपर जाता है इसको फिर से डाइल्यूट होना है तो ये क्या करेगा, इनिशियल बाहर रिलीज कर देगा, और आपका जो है ये इनिशियल और यूरिया का बस यही काम होता है कि इंटरस्टिशियल बैलेंस बनाए रखे और चीज़ों को भी इजी पासेज से जाने दे ये मेडुलरी रीजन से, ठीक है, ताकि आपका यूरिन जो है फुल्ली कंसनट्रेटेड फॉर्म में बन के रिलीज हो। ऑलराइट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज एंड अपना रिटन नोट्स दोनों की तरह से। सो देखिए, पहला क्या होता है हम लोग का हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, दूसरा होता है हम लोग का जीजी एपरेटस जिसका थोड़ा हिंट मैंने दिया था पहले ही, एंड थर्ड होता है हम लोग का हार्ट में एक फैक्टर होता है हार्मोन्स, दैट इज एट्रिल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। सो बेसिकली होता है क्या, हमारे बॉडी में ना कुछ ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं, ऑस्मो मतलब ऑस्मोलिटी चेंज, बॉडी में थोड़ा भी आयनिक कंसनट्रेशन, फ्लूइड का वॉल्यूम या कंसनट्रेशन चेंज हुआ ना तो वो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग का बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होने को हम ड्यूरेसिस कहते हैं, ठीक है, ड्यूरेसिस जा रहा है, एक्सक्रीशन, पेशाब भी बार बार थर्स्ट हो रहा है, ठीक है, आपको प्यास लग रहा है, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है बॉडी का, अरे इतना चेंज हो रहा है बॉडी में फ्लूइड का, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर क्या करता है आपका नेक्स्ट जाके हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर देता है जब आपका एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस बदले में न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोलता है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, कि आप एक हार्मोन रिलीज करिए, दैट इज एडीएच, दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ड्यूरेसिस मतलब जाना, एंटी ड्यूरेटिक मतलब रोकेगा उसको, ठीक है, इसे हम वेसोप्रेसेंस भी कहते हैं, जो क्या करेगा आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर देगा डीसीटी में जाके। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ज़्यादा नहीं जा पाएगा आपका, ठीक है, एक्सेसिव वाटर लॉस नहीं होगा, यूरिनेशन नहीं होगा। और ये जो एडीएच है ये आपका ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी कर देता है, ऐसा है ना, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, कंस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, फ्लो ज़्यादा प्रेशर में जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है,
और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। सो ये GFR भी बढ़ा देता है। सो पहला रेगुलेशन ये सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम JJ एपरेटस। हमको पता है ये कब एक्टिवेट होता है, जब आपका GFR का रेट में गिरावट आता है तो JJ एपरेटस जो आपका DCT एफरेंट आर्टेरियोल से मिलकर बना हुआ है वो एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ का जो सेल है JG सेल वो रिलीज कर देता है आपका रेनिन। रेनिन क्या करता है, आपका ब्लड में आपका एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट रहता है, ये एंजियोटेंसिनोजन लिवर में बनता है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, ये जो एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन 1, मैं शॉर्टली A1 लिख दिया, विच विल फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजन 2, ठीक है। और ये एंजियोटेंसिनोजन 2 क्या है, ये एक भासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वही ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। कंस्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जिसका मतलब अल्टीमेटली आपका GFR बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिनोजन भासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, GFR बढ़ा देगा। दूसरा काम क्या करता है ये एंजियोटेंसिनोजन 2, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है, एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है ताकि वहाँ से आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन निकले। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम एंड वाटर का DCT में, जिससे फिर आपका ब्लड प्रेशर और GFR बढ़ जाता है। सो इस तरीके से आपका है जो JJ एपरेटस काम करता है, ठीक है। आपका GFR गिरने से उसको उठा देता है। तो इसको आप बोलते हो रास मैकेनिज्म, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम मैकेनिज्म, ठीक है। अब भाई थर्ड जो है हमारा वो है आपका एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। ये एक भासोडाइलेटर है, ये ब्लड वेसल है इसको डायलेट कर देगा। डायलेट करने से डेट इज ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। तो ये कब एक्टिवेट होता है, ये तब एक्टिवेट होता है जब आपका ब्लड फ्लो हार्ट का एट्रिया में बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ गया तो डायलेट कर दो भाई, स्लो हो जाएगा ब्लड फ्लो। प्लस ये चेक पॉइंट की तरह काम करता है आपका रास मैकेनिज्म के लिए। क्यों, क्योंकि रास मैकेनिज्म से आपका पूरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वो तो आपका एंजियोटेंसिनोजन बढ़ा ही रहा है, भासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, प्लस एल्डोस्टेरोन भी रीएब्जॉर्प्शन करके बढ़ा रहा है। तो उसमें अगर पूरा ही बढ़ा दिया तो खेल कहाँ से चलेगा भाई। तो वो जो पूरा बढ़ जाता है तो उसको फिर नॉर्मल भी तो लाना ना, अगर काम हो गया तो ये चेक पॉइंट की तरह काम करता है, तब भी ये एक्टिवेट हो जाता है और GFR को ज़्यादा हो रहा है तो उसको फिर नॉर्मल में ला देता है, ठीक है। सो हो गया ये आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, इतना आराम से। सेम चीज़ मैं आपको बार बार 2 बार दिखा रहा हूँ ताकि आपका रिकॉलिंग बढ़िया हो और आप पढ़ पाओ बढ़िया से, ठीक है। सो इट इज़ डन बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जुगटा ग्लोमेरुलस एपरेटस एंड हार्ट। चेंजेस इन दी ब्लड वॉल्यूम, बॉडी वॉल्यूम, ठीक है, या एनी कंसेंट्रेशन एक्टिवेट कर देता है हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स को, ठीक है। सो व्हेन बॉडी फ्लूइड लेवल डिक्रीज हो रहा है तो ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को कि भैया तू न्यूरोहाइपोथाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोल कि DS दैट इज एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, वो रिलीज करें ताकि वो क्या करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवा दे DCT एंड कलेक्टिंग टिब्यूल्स में, तो वाटर कम जाएगा। दस ADH प्रिवेंट ड्यूरेसिस एंड इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। और जैसे आपका बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, आ गया नॉर्मल में, तो आपका जो ऑस्मो रिसेप्टर है वो स्विच ऑफ हो जाता है। वो स्विच ऑफ हो गया तो आपको क्या होगा, आप ADH का सीक्रेशन को रोक देगा ताकि फीडबैक कंप्लीट हो गया, नहीं तो ADH निकलता जाएगा, आपका पूरा रीएब्जॉर्प्शन होता रहेगा फ्लूइड में, बॉडी में ओवर फ्लूइड हो जाएगा। तो जैसे आपका फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर का स्विच ऑफ हो जाता है, तो ADH का सीक्रेशन भी रुक जाता है। प्लस ADH जैसे कि आपको पता है ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट भी करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और GFR भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। रेगुलेशन बाय JGA सेल, दिस इज ए special sensitive region called juncta glomerulus apparatus formed by cellular modification of DCT and efferent arteriole at the location of their contact। मतलब कोई जगह में आपका DCT और efferent arteriole, क्योंकि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है तो मिल ही जाते हैं, तो वो जगह में वो सेंसिटिव एरिया होता है जो आपका ये बना देते हैं, वहाँ सेल मॉडिफाई हो जाते हैं और तब उस सेल्स को बोलते हो JG सेल्स। सो JGA रेगुलेट्स GFR कैसे, बाय रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, जो कि मैंने फ्लो चार्ट अभी दिखाया। ए फॉल इन GFR, गिरावट होता ही आपका क्या करता है, एक्टिवेट होता है JG सेल ताकि वो रिलीज करेगा आपका रेनिन आपका एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिनोजन 1 एंड फर्दर इनटू एंजियोटेंसिनोजन 2। एंजियोटेंसिनोजन 2 एक भासोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो अल्टीमेटली ये ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और GFR बढ़ा देगा। प्लस ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स को
एक्टिवेट करके एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करवा देता है हार्मोन को एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो आपका रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम और वाटर का फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूबुल अपने फ्रॉम, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड जीएफआर वापस आ जाएगा नॉर्मल रेट में। ठीक है, और इसको रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म को कौन चेक करेगा? एएनएफ, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये कब रिलीज होता है? जब आपका ब्लड फ्लो एट्रिया में इंक्रीज हो जाता है। अब जीएफआर बढ़ गया, मतलब ब्लड में प्रेशर बढ़ चुका है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है एल्डोस्टेरोन से, तो आपका हार्ट में भी तो एट्रिया में प्रेशर बढ़ गया ना, तो रिलीज हो जाता है एएनएफ। एएनएफ क्या कर देता है? आपका भासोडायलेटर है, मतलब ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। देयर बाय ब्लड प्रेशर डिक्रीज, मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज, तो आपका जीएफआर भी जो ज़्यादा हो रहा था वो भी अब नॉर्मल रेट में आ जाएगा। गिरा था तो उसको जेजी एपरेटस ने पूरा बढ़ा दिया, और पूरा बढ़ा तो उसको फिर नॉर्मल रेट स्टेज में आपका एएनएफ ने ला दिया। सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मिक्चुरेशन। सो पेशाब करने को ही हम बोलते हैं मिक्चुरेशन बायोलॉजिकली। इसमें क्या स्टेप्स होता है? बहुत ही सिंपल बच्चों वाला स्टेप्स है। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये स्ट्रेचेबल होता है, यहाँ में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर में पूरा भर जाता है ना, ठीक है, पूरा जब भर जाता है तो वो स्टेप रिसेप्टर जो है वो कंट्रैक्ट कर, मतलब स्टेप रिसेप्टर जो है वाल में, उसको सिग्नल मिल जाता है कि पूरा भर चुका है भाई और नहीं भरेगा ये, और वो क्या करता है? स्ट्रेच रिसेप्टर सीएनएस में सिग्नल भेजता है। तब सीएनएस आपको एक मोटर सिग्नल भेजता है वापस से, ताकि कि भैया नाउ इट हैज़ वॉलंटरी मोमेंट है, ये आपके कंट्रोल में है, ताकि आप रिलीज़ करो। तो आपका जो यूरेथ्रा में एक स्पिंचर होता है, यूरेथ्रल स्पिंचर, वो खुल जाता है और आपका पेशाब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो इसमें स्टेप क्या होता है कि ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे लेवल बढ़ता है पूरा, बाद में स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, पूरा स्ट्रेच होगा, वहाँ में जो स्टेप रिसेप्टर होगा उसके वाल में यूरिनरी ब्लैडर का, वो सिग्नल भेजेगा आपका सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, और सीएनएस उसके बदले में मोटर सिग्नल भेजेगा कि भैया पेशाब करने का वक्त आ चुका और नहीं लोड ले सकता ये। ठीक है, तो क्या होगा? आपका स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लैडर में और रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से आपका यूरेथ्रल स्पिंचर जो है यहाँ में वो खुल जाएगा और आपका पेशाब निकल जाएगा। मिक्चुरेशन बहुत सिंपल स्टेप है। सो ये जो न्यूरल मैकेनिज्म कोर्स कर रहा है आपका पेशाब को, मिक्चुरेशन को, उसे आप बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, जो कि यहाँ से पहले सीएनएस में सिग्नल गया, सीएनएस से फिर मोटर सिग्नल आया, इसी को आप बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। सो एडल्ट एक ह्यूमन एक्सीड करता है 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन। डाटा याद रखना है, उसमें आपका एडल्ट ह्यूमन पर डे करीब 25 से 30 ग्राम यूरिया रिलीज करता है। यूरिन का कलर क्या होता है? ऑब्वियसली लाइट येलो कलर का होता है, पता ही है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच इसका 6 होता है। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स खुशबू नहीं बदबू आता है। ऑर्डर स्मेल, रेलवे स्टेशन में कभी गए हो ना, या ट्रेन में जब जाते हो, ठीक है, तो जो खुशबू मिलता है वही है इसका ऑर्डर। ठीक है, सो वेरियस कंडीशन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन एनालिसिस करने से आपको काफ़ी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता चलता है, या किडनी का फंक्शनिंग के बारे में। जैसे अगर आपका बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो ग्लूकोज आपका जो है यूरिन के साथ निकलेगा, तब आप बोलोगे ग्लाइकोस्यूरिया। कभी कभी कीटोन बॉडीज भी जाते हैं तो उसे बोलते हो कीटोन यूरिया, और ये इंडिकेट करता है आपका डायबिटीज मेलिटस, मतलब डायबिटीज़ है। तो यूरिन जो आपका सैंपल कलेक्ट करते हो वो वेनेटिक टेस्ट करते हैं, सिंपल जो आप लैब में करते हो। अगर ब्लू कलर आया है तो इसका मतलब कोई ग्लूकोज नहीं है, ग्रीन आया तो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है, ऑरेंज आया तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, और ब्रिक रेड आ गया तो क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो इसी से पता करते हैं लैब में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आपका डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अरे डाइजेस्टिव का पढ़ा, बॉडी फ्लूइड का पढ़ा, आपका ब्रीदिंग का पढ़ा, तो इसका भी तो डिसऑर्डर होगा ही ना। तो यूरेमिया डिसऑर्डर मतलब क्या? जब आपका यूरिया एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी अच्छे से आपका यूरिया को फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो आपका यूरिया कहाँ जाएगा? ब्लड में वापस से चला जाता है। ठीक है, सो इट में लीड टू किडनी फेलियर, उसे हम रीनल फेलियर भी कहते हैं। फिर दूसरा डिसऑर्डर है आपका रीनल कैलकुली। नाम ही कैलकुली मतलब कैल्शियम डिपोजिट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट्स। ठीक है, सो स्टोन्स और इनसॉल्युबल मासेस ऑफ क्रिस्टलाइज सेल्स दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट्स किडनी में बंद फॉर्म्ड होते हैं और वो स्टोर्ड होते हैं। और बाय गॉड इसका पेन बहुत ही पेनफुल है। ये जब किडनी स्टोन होता है ना, एक लेडी जब एक बच्चे को जन्म देती है अपना सर्विकल कैनल से, उससे जितना पेन होता है उससे 8 टाइम्स ज़्यादा ये किडनी स्टोन पेन होता है। इट्स अ वेरी पेनफुल गाइस। सो बच के रहना है, पानी रेगुलरली पीते रहना है। ठीक है,
ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस नाम ही है, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब है स्वेलिंग हो जाना, मतलब यहाँ क्या है, ये बीमारी मतलब क्या है, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। जब ग्लोमेरुलस इन्फ्लेम हो जाता है डिजीज को बोलते हो ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। नाउ आपका जब यूरिया जमा हो जाता है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। दैट इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया इन पेशेंट्स विथ यूरेमिया। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखो इसमें आपका एक आर्टिफिशियल किडनी सेटअप बनाया रहता है, ठीक है। एक डायलाइजर यूनिट बनाया हुआ रहता है जो आपका आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करेगा, विच कंटेन ए कॉइल सेलोफेन। इस तरह से कॉइल सेलोफेन होगा उसमें, ठीक है। ट्यूब सराउंडिंग द डायलाइजिंग फ्लूइड, आपका वहाँ डायलाइजिंग फ्लूइड सराउंडिंग रहेगा। इट हैज़ द सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आराम से आपका। देखिए क्या होता है कि ऐसा एक सेलोफेन ट्यूब होता है, ठीक है। इस सेलोफेन ट्यूब में आपका बॉडी में जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन होता है यहाँ एग्जैक्ट सेम। सिर्फ आपका यहाँ नाइट्रोजनस प्लाज्मा का सेम कंपोजिशन है, बट यहाँ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, नो नाइट्रोजनस वेस्ट ये सेलोफेन ट्यूब में, आर्टिफिशियल किडनी में, डायलाइजिंग यूनिट में, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ में आपका बेसिकली क्या होता है, फिर आपका ब्लड आपका हाथ से आर्टरी से ब्लड को ड्रेन कर लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ में डाल दिया जाता है आपका हिपारिन, ठीक है, ताकि कोआगुलेट होने ना दे ब्लड। आपका एंटी कोआगुलेंट डाल देते हैं ताकि नहीं तो ब्लड आपका क्लोट कर जाएगा आगे बाहर, ठीक है। तो ये हेपारिन डाल देते हैं। अब क्या होगा, आपका जो ब्लड आया हुआ है भैया, आपका ब्लड में क्या है, दुनिया भर का आपका यूरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट, और इसमें जो है सेलोफेन ट्यूब में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से आपका यहाँ नहीं है, तो आपका सारा यूरिया जो है यहाँ चला जाएगा, तो आपका ब्लड से फिल्टर हो जाएगा उसमें ड्यू टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। और आपका जो ये ब्लड है फिल्टर होने के बाद ये आपका ब्लड फिर से वेन के थ्रू से आपके बॉडी में लौटा दिया जाएगा। बट सिंस आपने हेपारिन डाला था, तो जब बॉडी में लौटाओगे वेन से, तो वहाँ एंटी हेपारिन डाल दोगे, समझ गए। सो यही है सिंपल, और इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी जो सेटअप है ये। क्लियर, तो बन गया आपका क्लियर भाई। देखो सो इट है सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में, ठीक है। सो ब्लड ड्रेन होगा आर्टरी से आपका डायलाइजिंग यूनिट में आफ्टर एडिंग एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपारिन, वरना क्लॉट हो जाएगा। और द पोरोस सेलोफेन, वहाँ पोर होते हैं मेम्ब्रेनस, ठीक है, ट्यूब में, जो अलाउ करेगा उसका पैसेज ऑफ मोलिक्यूल्स बेस्ड ऑन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जाएगा। सो यस नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट डायलाइजिंग फ्लूइड में, और ये सब्सटेंस आपका बॉडी में प्रेजेंट है, आपका ब्लड में, तो फ्रीली मूव्ड आउट हो जाएगा, देयर बाय आपका ब्लड क्लियर हो जाएगा। और क्लियर ब्लड आपके बॉडी में फिर से पंप्ड हो जाएगा थ्रू वेन आफ्टर एडिंग एंटी हेपारिन, ठीक है। एंड लास्ट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन मतलब जब आपका किडनी काम करना फेल हो जाएगा अचानक से, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी काम करना एकदम अचानक से फेल हो गया, किडनी फेल, तो उस समय आपको किडनी चाहिए होता है डोनर से। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग में किडनी का बहुत दाम है, 20 लाख 25 लाख 50 लाख तक दाम है। अमीर लोग होते हैं अयासीगिरी करेंगे, ये वो करेंगे, ठीक है, दारू पियेंगे, दिस डेट, बॉडी का केयर नहीं लेंगे, किडनी ख़राब होगा तो किडनी खरीदते हैं। इसके लिए काफ़ी स्मगलिंग भी होता है। चलो डेट इज़ नॉट इन आवर टॉपिक, उतना आगे क्यों जाए। तो क्या होता है कि आप जो किडनी जो भी रिसीव करते हैं वो अच्छा होगा कि आप क्लोज रिलेटिव से मतलब किडनी लो, क्योंकि किडनी तो ऐसा नहीं है कोई भी दे देगा। किडनी लेते समय आपका ब्लड का टेस्ट होगा, किडनी में क्या इम्यूनिटी है वो टेस्ट होगा, क्या एंटीबॉडी सब टेस्ट होगा, ठीक है, ताकि जो लेने वाला है ना रेसिपिएंट वो रिजेक्ट ना कर पाए। अगर मैच नहीं किया, उल्टा उल्टा मैचिंग हो गया, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है होस्ट का जो लेने वाला है वो रिजेक्ट कर देगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन इसे हम बोलते हैं। सो गाइस, दिस वाज द वेरी लॉन्ग चैप्टर। आई ट्राइड माई बेस्ट एकदम ईजी तरीके से दोनों नोट्स को कंबाइन करके बताऊं, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी सजेशन हो तो डू लेट मी नो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से अप्लाई कर पाऊँ। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।